हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं MJC4 जियोग्राफी VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो जिनका भी थर्ड सेमेस्टर में मेजर में जियोग्राफी है तो उनके लिए यह वीडियो होने वाला है। तो पेपर 4 में क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसी का ये सैंपल है। तो आज के वीडियो में ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सभी को एक एक करके। पहला है, प्रश्न नंबर 1 है, मानचित्र कला क्या है? तो मानचित्र कला क्या है? मौसम अध्ययन, मानचित्र बनाने की कला व विज्ञान, जनसंख्या अध्ययन, कृषि अध्ययन। तो ये क्या है? तो ये है मानचित्र बनाने की कला व विज्ञान। तो मानचित्र कला नाम में ही है। तो मानचित्र बनाने की कला व विज्ञान जो है मानचित्र कला है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मानचित्र का मुख्य उद्देश्य है। तो मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानचित्र का मुख्य उद्देश्य होता है पृथ्वी की जानकारी प्रदर्शित करना। पृथ्वी की जानकारी प्रदर्शित करना, यानी कि 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, बार आरेख का उपयोग किसके लिए होता है? यानी बार आरेख यानी दंड आरेख का उपयोग तुलनात्मक आंकड़े दिखाने के लिए किसके लिए होता है? तुलनात्मक आंकड़ा दिखाने के लिए। ठीक है, 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाई चार्ट किसके लिए उपयुक्त होता है? तो पाई चार्ट किसके लिए उपयुक्त होता है? पाई चार्ट प्रतिशत वितरण के लिए। तो पाई चार्ट का मतलब समझते हैं कैसा होता है? पाई चार्ट जो है ना, गोला होता है और ऐसे बीच में ऐसे ऐसे परसेंटेज दिखाया जाता है। जैसे कम है, अगर कम है तो इतना, अगर ज़्यादा परसेंटेज होगा तो इतना जगह हो जाएगा। मान लेते हैं ये 15% है और ये कितना हो जाएगा? ये 40% हो गया, ये हो गया 10%, ये हो गया 5%, ये हो गया 5%। तो प्रतिशत वितरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है पाई चार्ट का। ठीक है, यानी कि 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिशत वितरण। 5वां नंबर प्रश्न है, रेखा आरेख किसके लिए उपयोग प्रयोग होता है? तो रेखा आरेख किसके लिए प्रयोग होता है? जनसंख्या घनत्व, समयानुसार परिवर्तन, क्षेत्रफल, दिशा। तो क्या होगा इसका? 5 का समयानुसार परिवर्तन। ठीक है, रेखा आरेख किसके लिए प्रयोग होता है? समयानुसार परिवर्तन के लिए। 5 का ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 में लिखा कह रहा है, मानचित्र का छोटा रूप क्या कहलाता है? मानचित्र का छोटा रूप क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है। मानचित्र का छोटा रूप स्केच कहलाता है। 6 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पैमाना यानी कि स्केल क्या बताता है? तो पैमाना क्या बताता है? दूरी का अनुपात बताता है पैमाना। जैसे कि 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 एकक बराबर 2 सेंटीमीटर, वो साइज के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो पैमाना क्या बताता है? दूरी का अनुपात बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिनिधि भिन्न का उदाहरण है। प्रतिनिधि भिन्न का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो कौन है? 1:50,000। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। तो ये अनुपात में होता है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानचित्र में उत्तर दिशा किससे दिखाई जाती है? तो मानचित्र में उत्तर दिशा किससे दिखाया जाता है? तीर चिन्ह से दिखाया जाता है उत्तर दिशा को। ठीक है, मानचित्र में, यानी कि 9 का बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, मानचित्र के प्रतीक कहलाते हैं। मानचित्र के प्रतीक क्या कहलाते हैं? कन्वेंशनल साइन कहलाता है। ठीक है, कन्वेंशनल साइंस कहलाता है। ठीक है, साइन। तो 10 का ऑप्शन सी बी हो जाएगा, कन्वेंशनल साइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भौतिक मानचित्र क्या दिखाता है? तो भौतिक मानचित्र क्या दिखाता है? पर्वत, नदी तथा मैदान दिखाता है। ठीक है, भौतिक मानचित्र में यही सब ना दिखाया दिखाया जाता है। पर्वत हो गया, नदी हो गया, मैदान हो गया, ये सब दिखाया जाता है। तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 नंबर है, राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? तो राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? राज्य और सीमा, राज्य और सीमा को दर्शाता है। तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विषयात्मक मानचित्र किससे कहते हैं? विषयात्मक मानचित्र किसे कहते हैं? किसी विशेष विषय का मानचित्र, जो किसी विशेष विषय का मानचित्र होता है उसे विषयात्मक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
डॉट मानचित्र किसके लिए उपयोगी है? तो डॉट मानचित्र किसके लिए उपयोगी है? तो ये वितरण के लिए। ठीक है, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोरोप्लेथ मानचित्र में क्या प्रयोग होता है? तो कोरोप्लेथ मानचित्र में क्या प्रयोग होता है? रंग एवं छायांकन प्रयोग होता है। 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है? तो 16 नंबर प्रश्न है आपका 16 नंबर, आइसोप्लेथ मानचित्र किसके लिए है? तो आइसोप्लेथ मानचित्र किसके लिए है? तो ये आइसोप्लेथ जो मानचित्र है ये समान मान रेखाएं के लिए, समान मान रेखाएं के लिए। 16 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, समोच्च रेखाएं क्या दर्शाती है? तो समोच्च रेखा समान ऊंचाई को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समोच्च रेखा समान ऊंचाई को दर्शाता है। 17 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइसो बार किससे संबंधित है? तो आइसो बार किससे संबंधित है? तो आइसो बार जो है वायु दाब से संबंधित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, आइसो थर्म दर्शाता है। आइसो थर्म क्या दर्शाता है? तापमान को दर्शाता है। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तापमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आइसो हाइट दर्शाता है। आइसो हाइट क्या दर्शाता है? तो आइसो हाइट वर्षा को दर्शाता है। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानचित्र प्रक्षेपण क्या है? तो मानचित्र प्रक्षेपण क्या है? गोल पृथ्वी को समतल पर दर्शाना। क्या है? गोल पृथ्वी को समतल पर दर्शाना। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य है। प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही निरूपण करना। 22 का बी हो जाएगा, सही निरूपण। क्वेश्चन नंबर 23, प्रक्षेपण के मुख्य प्रकार है। तो प्रक्षेपण कितने प्रकार का होता है? तो प्रक्षेपण 3 प्रकार का होता है। 23 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेलनाकार प्रक्षेपण किस आकार पर आधारित है? तो बेलनाकार प्रक्षेपण किस आकार पर आधारित है? तो बेलन पर। ठीक है, किस पे आधारित है? बेलन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, शंक्वाकार प्रक्षेपण किसके लिए उपयुक्त है? तो शंक्वाकार प्रक्षेपण मध्य अक्षांश के लिए उपयुक्त होता है। अब 26 नंबर प्रश्न है, समतलीय प्रक्षेपण किसके लिए उपयोगी है? तो समतलीय प्रक्षेपण किसके लिए उपयोगी है? ध्रुवीय क्षेत्र के लिए उपयोगी है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, मार्केट प्रक्षेपण किस प्रकार का है? तो मार्केट प्रक्षेपण किस प्रकार का होता है? बेलनाकार होता है। क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर देखिए कितना है, 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? मार्केट प्रक्षेपण में क्या सही रहता है? तो मार्केट प्रक्षेपण में क्या सही रहता है? तो इसमें दिशा सही होता है। क्या सही रहता है? दिशा। क्वेश्चन नंबर 29, समान क्षेत्रफल प्रक्षेपण किसमें सही होता है? तो किसमें सही होता है? क्षेत्रफल में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रक्षेपण में विकृति किसकी होती है? तो आकार, क्षेत्रफल और दूरी का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है 31 है, सर्वेक्षण का अर्थ है। सर्वेक्षण का क्या अर्थ है? भूमि मापन। सर्वेक्षण मतलब मापना, भूमि का मापन। भूमि सर्वेक्षण होता है ना, वही भूमि मापन। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वेक्षण के मुख्य प्रकार है। सर्वेक्षण के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं सर्वेक्षण। ठीक है, अब आते हैं 33 पे। 33 क्या है? चेन सर्वेक्षण किससे किया जाता है? चेन सर्वेक्षण किससे किया जाता है? तो चेन फीता से किया जाता है, चेन से। 33 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंपास सर्वेक्षण में किसका प्रयोग होता है? कंपास में, कंपास क्या दिखाता है? दिशा सूचक, दिशा को, दिशा सूचक समझने के लिए, दिशा समझने के लिए कि हाँ किधर नॉर्थ है साउथ है, तो कंपास उसी के लिए होता है, दिशा सूचक के लिए होता है कंपास। 34 का बी हो जाएगा। प्लेन टेबल सर्वेक्षण का लाभ है। तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण का क्या लाभ है? तुरंत ड्राइंग क्या है? तुरंत ड्राइंग। 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, थियोडोलाइट किसके लिए प्रयोग होता है? थियोडोलाइट किसके लिए प्रयोग होता है? कोण मापन के लिए। क्या? कोण मापने के लिए, कोण मापने के लिए कि कितना डिग्री है। 36 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, टोपोग्राफिकल मानचित्र किससे बनता है? तो टोपोग्राफिकल मानचित्र किससे बनता है? सर्वेक्षण करके बनाया जाता है। 37 का बी, सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण का यही उद्देश्य है, सटीक जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, 38 का हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 39 है, बड़े पैमाने का मानचित्र किसे कहते हैं? तो बड़े पैमाने का मानचित्र किसे कहते हैं? अधिक विवरण। अब आते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, छोटे पैमाने का मानचित्र किसे कहते हैं? तो कम विवरण को। ठीक है, कम विवरण को। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्लोब किसका सही रूप है? तो ग्लोब किसका रूप है? तो पृथ्वी का मॉडल है ये, पृथ्वी के मॉडल पे बनाया गया है ग्लोब को। तो 41 का बी, पृथ्वी का मॉडल। 42 नंबर, एटलस क्या है? एटलस क्या है? तो एटलस मानचित्र का संग्रह है, उसमें सब चीज दिया हुआ रहता है। एटलस एक बुक है, मानचित्र का बुक होता है एटलस, तो उसको क्या कहते हैं? मानचित्र का संग्रह ही रहता है उसमें, एटलस में। ठीक है, एटलस आप लोग देखे होइएगा। अब आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? तो अक्षांश रेखा कैसा होता है? समानांतर होता है, समानांतर होता है अक्षांश रेखा। एक अक्षांश रेखा होता है और एक क्या होता है? देशांतर रेखा होता है। तो अक्षांश रेखा कैसा होता है? समानांतर होता है। ठीक है। 44 नंबर, देशांतर रेखाएं मिलती है। देशांतर रेखा कहाँ मिलता है? ध्रुव पर मिलता है। 45 नंबर, मानचित्र में रंगों का प्रयोग क्यों होता है? मानचित्र में रंगों का प्रयोग क्यों होता है? विभिन्न विशेषताएं दिखाने के लिए। अब देखिए, अनेक अनेक प्रकार की विशेषता होगा, तो सभी को अगर एक ही कलर से कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसका है, ये नदी का है कि ये पहाड़ का है कि किसका है। इसीलिए सभी का अलग अलग कलर होता है, इसलिए विभिन्न कलर होता है। विभिन्न विशेषताएं दिखाने के लिए, अलग अलग विशेषता दिखाने के लिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है मानचित्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, टोपोसीट कौन बनाता है? टोपोसीट कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सर्वे करता है ना, वही। यानी 46 का बी हो जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47, ऊंचाई दिखाने के लिए प्रयोग होता है। ऊंचाई दिखाने के लिए क्या प्रयोग होता है? समोच्च रेखा प्रयोग होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, मानचित्र पढ़ने की कला कहलाती है। मानचित्र पढ़ने की कला क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी कहलाती है। ठीक है, 48 का बी हो जाएगा। चलिए 49, सबसे सटीक दूरी मापने का साधन है। सबसे सटीक दूरी मापने का साधन क्या है? पैमाना। 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 50, मानचित्र कला का मुख्य उद्देश्य है। मानचित्र कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? भू सूचना का सरल प्रदर्शन। क्या है? भू सूचना का सरल प्रदर्शन। तो ये अंतिम प्रश्न था आज का, इसका, इस वीडियो का। तो इस प्रकार पेपर 4 का भी पीपीआई ऑब्जेक्टिव हो चुका है। यानी कि अब जियोग्राफी का जो थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ना है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पेपर 3 और पेपर 4। तो जब एग्जाम के समय नज़दीक आएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी डाल देंगे, पीपीआई सब्जेक्टिव प्रश्न भी। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।